हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास नंबर 16 में। आज जो हमारा है वो 16वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 15 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाकर के बहुत ही इजी तरीके से पॉलिटी की सारे सीरीज के क्लास को आप देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है महान्यायवादी, और इस क्लास के पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप लेवल पर लिंक मौजूद है। वहां से आप क्लिक करके जो है वो इस क्लास के पीडीएफ को जो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो महान्यायवादी, महान्यायवादी ये रहा आपका महान्यायवादी। थोड़ी सी इसको जूम इन करें ताकि देखने में आपको प्रॉब्लम ना आए। और ये जो है वो रोजगार विद अंकित के द्वारा बनाई हुई नोट्स है। अब बात आती है कि महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल। सबसे पहले तो बात आती है कि महान न्यायवादी जो होती है वो क्यों बनाई जाती है, मतलब कि ये होती आखिर क्या, ये महान न्यायवादी क्या होती। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि महान न्यायवादी जो होते हैं वो ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है महान न्यायवादी। आपको जैसे कि पता होगा। और इसको जो लाने के बाद रखा गया है वो भाग नंबर 5, यानी कि पार्ट नंबर 5 में इसको जो है वो रखा गया। आर्टिकल 76 में रखा गया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 75 जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है। तो आर्टिकल नंबर 76 जो है वो आपका महान न्यायवादी से रिलेटेड है। यानी कि महान न्यायवादी की अगर चर्चा किसी आर्टिकल में अगर होती है तो महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल में होती है। अब बात यहाँ पे आती है, सबसे पहले जो बात आती है, मैं आगे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूं उससे पहले जो है वो एक सवाल आती है कि महान न्यायवादी आखिर क्या है और क्यों बनाया जाता है। तो मैं बताऊं कि ये जो होती है वो एक सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि ये जो होती है वो एक भारत सरकार का, एक जो होती है भारत सरकार का, क्या कह सकते हैं, भारत सरकार का एक आधिकारिक होता। जैसे कि आपने लिखा हुआ देख रहे होंगे कि भारत या भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, यानी कि लीगल लीगल एडवाइजर होती है। भारत सरकार का सबसे बड़ा जो होती है वो विधिक अधिकारी होती है। विधिक अधिकारी का मतलब ये होती है कि, मतलब जो होती है, कहने का मतलब ये होती है कि जैसे कोई भी मामला होती है तो भारत सरकार के पक्ष से अगर कोई जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर कोई जाएगा तो वो उस मामला को रखेगा, तो वो महान्यायवादी का काम है। भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना हो, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना हो, अपने आप को दिखाना है, तो वो जो काम दिया गया है वो महान्यायवादी को दिया गया है। ठीक है जी, इतना बात समझ गए। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, ये होती क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भारत सरकार के सलाह देने के लिए, मतलब भारत सरकार को ये सलाह देने के लिए, विधिक विधिक सलाह देने के लिए अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की पद को जो है वो संविधान में बनाया गया है, सिर्फ सलाह देने के लिए भारत सरकार को कि हाँ मतलब ये सब। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि ये जो क्यों होती है, वो हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बातों को रिप्रेजेंट करती है, सरकार के पक्ष में से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये जो है वो रख सकती है। अब आती है कि महान न्यायवादी, ये जो होती है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और ये ब्रिटेन में, मैं अगर बात करूं तो ब्रिटेन में जो है वो एक, ब्रिटेन में जो है वो ये एक राजनीतिक पद, यानी कि एक पॉलिटिकल पद के रूप में वहां पे, लेकिन यहाँ पे यानी कि इंडिया में एक फ्री पोस्ट है सिर्फ महान न्यायवादी। बस इतनी बात हो गई थी। अच्छा, अब बात आती है कि इसकी जो होती है वो नियुक्ति कैसे होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 76 सप्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, संघीय मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। 76 सप्लोज 1 के तहत, आपने समझिए, संघीय मंत्री परिषद को कहा जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई जी, आप कहेंगे बिल्कुल। महान न्यायवादी की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर 76 सप्लोज 1 के तहत। इतनी बात समझ में आ गई जी, आप कहेंगे बिल्कुल।
आप कहेंगे बिल्कुल। आप बताते कि इसका टेन्योर कितनी होती है, महान्यायवादी मतलब कब तक रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि परमानेंट रह सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि टेन्योर जो होती है भारत के राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी की, तो इसकी टेन्योर के मामले में संविधान में बात की गई है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये होती है किताबी भाषा, लेकिन हम लोग की भाषा है तो वो कि राष्ट्रपति जब तक चाहे, ड्यूरिंग ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो जब तक चाहे तब तक इसको जो है वो रख सकती है, ऐसा जो है वो लिखा गया है, संविधान में ऐसा लिखा गया। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और भी चीज आती है कि क्या मतलब सरकार जो है वो, इसकी सरकार जो है वो रिजाइन देने के बाद भी महान्यायवादी रह सकते हैं? तो जी बिल्कुल भी नहीं। अगर सरकार जो है, इसकी सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद अगर त्याग त्याग पत्र दे देते हैं तो महान्यायवादी को बदल दिया जाता है, उसको भी त्याग पत्र देना पड़ता, वो अकेले नहीं रहते। अच्छा, महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होती है? आपके मन में ये सब जरूर सवाल आ रहा होगा। तो योग्यता जो होती है वो बस उसी में बात की गई है, आर्टिकल नंबर 76 के सप्लोज 176 के खंड 1 में जोड़ा गया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के क्या लिखा हुआ, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति हो। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हो। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको जैसे कि पता होगा, मैं आपको पता नहीं हो, सॉरी, मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा आगे लेक्चर में। एक आर्टिकल होती है 124 होती है, यानी कि 124 सप्लोज 3, यानी कि 124 खंड 3, कि वो जो महान्यायवादी बनाया जाएगा सबसे पहले तो भारत की नागरिक, सॉरी, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो बनाया जाएगा, उसके लिए जो सुप्रीम जो पांच, सबसे पहले तो 5 साल की नागरिक, भारत की नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो जज के रूप में अपनी जिंदगी बिताया होगा, और 10 वर्ष के लिए एक या एक से अधिक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की हो, तभी उसको जो है वो एडवोकेट एडवोकेट रहा हो, तभी उसको जो है वो एक न्यायाधीश बनाया जा सकता। और न्यायाधीश अगर इतना देर आता तो उसको महान्यायवादी बनने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, यही इसकी योग्यता है। उसके बाद में इसका जो है वो ड्यूटी किया, यानी कि ड्यूटी एंड वर्क, यानी कि कर्तव्य और कार्य क्या, तो एक आर्टिकल आती है 76 सप्लोज 2, इसमें इनकी कार्य के बारे में वर्णित है कि ये भारत सरकार का वकील है, यानी कि एडवोकेट के रूप में भारत सरकार के जो है वो ये काम करेंगे। भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का पक्ष से ये सुप्रीम कोर्ट में अपने जो है वो हाई कोर्ट में रख अपने मत को जो है वो, अपने बातों को जो है वो रखने की काम करता, उसके पक्ष से बोलने की काम करता। इतनी बात समझ में आ गई जी? आप कहेंगे बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल। एक जो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछी जाती है कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जैसे कि मैं अगर बताऊं कि योग्यता जो होती है वो होती है, मैंने जिसके बताया कि योग्यता जो उसकी होती है वो कितना होती है, तो योग्यता होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कि अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये कैसे प्रतिनिधित्व उसके प्रति करेगा। तो यदि कोई विवाद हो जाता है तो राज्य से किसी अन्य मामले में विवाद हो जाए, राज्य से किसी अन्य मामले में किसी को विवाद हो जाए, तब भारत सरकार का वकील बनकर, जो भारत सरकार का वकील है जो बनकर आपका जो है वो बनकर ये जो जाएंगे, कौन जाएंगे, तो आप कहेंगे महान्यायवादी जाएंगे। एक यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि सर्वोच्च विधिक अधिकारी और न्याय अधिकारी के में अंतर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि विधिक अधिकारी जो होती है, जैसे सर्वोच्च विधिक अधिकारी होती है और न्यायिक अधिकारी होती है, तो इसमें क्या अंतर है? विधिक अधिकारी यानी कि इसके मतलब होती है लीगल एडवाइजर। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो भारत सरकार को एडवाइस नहीं करता, वो वो डिसीजन देता, वो न्याय करता, इसलिए वो जुडिशियली रिव्यू में है। ये कानूनी सलाह सिर्फ और सिर्फ देते हैं, इसलिए इसे लीगल एडवाइजर कहते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? आप कहें तो बिल्कुल।
अब जो बात आती है आगे, बात आती है आगे, बात का आगे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या अकेले होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसको सहायता करने के लिए जो होते हैं वो सॉलिसिटर जनरल होते हैं और अतिरिक्त सॉलिसिटर होते हैं। इसकी इन दोनों की बात जो है वो संविधान में नहीं की गई है, इनको जो है वो सरकार के द्वारा बनाई गई है। एक आर्टिकल आता है 88, इसमें जो है वो महान्यायवादी की ही चर्चा है। लेकिन महान्यायवादी की चर्चा से पहले मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल संसद कार्यवाही में बोल सकता है। संसद में जब इसकी बैठक होती है तब संसद में ये बोल सकती है, हिस्सा ले सकती है, अपनी विचार विमर्श विमर्श कर सकती है, विमर्श कर सकती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जब कार्यवाही होती है तब लोकसभा और राज्यसभा का जो संसद का मतलब वही होती है ना, कि संसद का मतलब होती है कि लोकसभा और राज्यसभा होती है। और यहाँ तो राष्ट्रपति भी इसमें होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की तो इसमें कोई बात की नहीं गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसद जो है संसद में आती है आपके लोकसभा और राज्यसभा। तो जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही है, मान लीजिए कार्यवाही आ जाए और उसमें हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, ये जो महान न्यायवादी हैं विचार विमर्श अपना कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो वोट ये नहीं डाल सकते। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि महान न्यायवादी संसद की कार्यवाही में बोल सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, विचार अपना व्यक्त कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, लेकिन संसद में जो है वो किसी के प्रति वोट ये प्रदान नहीं करेंगे। इतनी इतनी बात समझ में आ गया जी? आप कहेंगे एकदम बिल्कुल। और यहीं पे जो हो जाती है वो खत्म हो जाती है। बल्कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात और क्या, महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल खत्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, जैसे प्रथम महान न्यायवादी जो रहे हैं, अब आपका रहे MC शीतल बाढ़ रहे हैं। मोतीलाल इनका नाम है, मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़ आर वे। अच्छा, उसके बाद में वर्तमान में अभी कौन है? 1 अक्टूबर 2022 की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? तो आप कहेंगे 2022 की बात करते हैं तो 2022 में भी और 24 में भी, मतलब आज भी जो है वो आर वेंकट रमनी जो है वो यहाँ के आर वेंकट रमनी जो है आर वेंकट रमनी जो है वो भी जो है वो आर वेंकट रमनी जो है वो अभी भी 16वें अटॉर्नी जनरल है। और इससे पहले जो थे वो 15वें अटॉर्नी जनरल थे, के वेणुगोपाल थे। अच्छा, इनकी वेतन की बात करते तो इनकी वेतन के लिए ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है, इनकी वेतन नहीं होती महान्यायवादी, बल्कि इनको जो मिलती है वो एक मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको जो मिलती है वो एक जज के रूप में मिलती है। इनकी जो वेतन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी जो है वो सरकार के द्वारा तय की जाती है, लेकिन नॉर्मल जो एक इनकी वेतन है वो है 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख। नोट में यहाँ बात है कि जो महान्यायवादी है मतलब कि अटॉर्नी जनरल, वो सरकारी अटॉर्नी जनरल नहीं होते, बल्कि वो प्राइवेट केस यानी कि निजी केस को देखते हैं, उसके से लड़ते हैं। बल्कि अगर सरकारी कोई मामला आती है तो वो आप उनको जो है वो आदेश लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो इनको दखल अंदाजी करना होगा। ठीक है जी, यहाँ पे हो जाती है खत्म हमारे पास लेक्चर। अब बात आती है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पढ़ने का जो फल है वो इसी से मिलता है। तो आप जो है वो बिल्कुल एकदम रेडी हो जाइए क्वेश्चन लगाने के लिए। संविधान के किस आर्टिकल में महान न्यायवादी पद का उल्लेख देखने को मिलता है? तो किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है वो आपका 76 में आती है। राइट आंसर 76 आ जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि विधि अधिकारी कौन था? तो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी जो रहा वो कौन रहा? तो आप कहेंगे भारत का जो है वो महामंत्री महान्यायवादी होते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी जो होती है वो महान्यायवादी होती है।
अगला है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता। तो वो कौन देता है, मैंने आपको बताया कि महान्यायवादी देता है। इसमें महान्यायवादी नहीं है, अटॉर्नी जनरल है। उसके बाद में आपका आता है संविधान को कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। ये तो अलग से क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, आंसर को जान लेते हैं, फिर हम लोग जब कैग पढ़ेंगे ना तब इसको चर्चा करेंगे। तो कैग जब पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। तो वैसे इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर 149 में बात की गई। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद के संबोधित करने का अधिकार है। तो कौन है, तो आप कहेंगे वो जो है वो भारत का अटॉर्नी जनरल है, जिनको की जो है वो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जो है वो उनको बाकी सारे जो है वो मिले हुए हैं आदेश। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो इसको भी हम लोग छोड़ना चाहे तो बहुत ही इजी तरीके से छोड़ सकते हैं। वैसे आंसर जान लेते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। कौन सा कथन गलत है, महान न्यायवादी को तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ये बिल्कुल सही है। उस संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है। उसको उस संसद में मत देने का अधिकार है, यही तो नहीं है। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर है भारत के महान न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित में से कौन। अरे हम लोग तो दूसर पढ़ गया था। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वही नहीं सही है, ठीक तो पढ़ते। भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन है, तो आप कहेंगे कि वो जो है वो आपका है कौन कौन इसमें जो है वो क्या कह रहा है, विषयों के निम्नलिखित कथनों पर विचार की। भारत के अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार, मतलब कौन सा सही है ऐसा पूछ रहा है। इनमें से कौन कोट उत्तर दीजिए। तो देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बात तो सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि राष्ट्रपति उसको नॉर्मल से हटा सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया था। तो भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया था, संसद के द्वारा बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो 9 के आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो आप कहेंगे कि वो भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल भी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा नहीं, भारत सरकार के होते हैं अटॉर्नी जनरल सलाहकार होते हैं। उसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का जो है वो सृजन किया जाता। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा। भारत के संविधान एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं, इसके आंसर हम देख लेते हैं। उनके राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, वैसे हम लोग इसको कंप्लीट नहीं किए हैं। उसके बाद में 13 है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक एक मित्र एवं मार्गदर्शन होता है। तो वो कौन है, तो आप कहेंगे वो जो है वो लोक लेखा समिति। आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, हम जो है वो इसको कोई टेंशन नहीं लेंगे, हम लोग महान न्यायवादी पर भी फोकस करेंगे। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका नियंत्रक एवं महालेखा। इसको बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फिर से ये करवाऊंगा। 15 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो कौन ले सकता है, जिसके मैंने आपको बताया कि वो अटॉर्नी जनरल का अधिकार है।
आगे इसका क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को समर्थन निम्न में से किसको प्रस्तुत किया गया। तो किसको प्रस्तुत किया गया, जैसे आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति को। भारत के सीएजी कार्य करते हैं, तो भारत के सीएजी कार्य क्या करते हैं, तब कहेंगे लोकवित्त संरक्षक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता, तो कौन करता है, मैंने आपको बताया कि भारत के महान्यायवादी है जो आपका जो है वो प्रसाद पर्यंत पर काम करती है। मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा था, आपको मैंने बताया था कि जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वो करती है आर्टिकल 76 के सप्लोज 1। उसके बाद में हमारा है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है, तो किसमें निहित होती है, तो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है, तो अपने पद से उसको हटाया जाता है, आपको कहेंगे संसद में महाभियोग लाकर, मतलब एक महाभियोग लाया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता था। नियुक्ति का कार्यकाल जो होती है वो आपका होती है कितने वर्ष तक, आप 6 वर्ष तक नियंत्रक एवं महालेखा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में किसके समान होता है, तो किसके समान होता है, तो आपका वो जो होती है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के समान होती है। अगला है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन थे, तो वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन थे, तो आप कहेंगे वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है, तो कौन है जी, आप कहेंगे के बेनू। ये 2018 क्वेश्चन है और 2022 में जो बना था इसके पहले जो था वो आपका कौन था, तो आप कहेंगे वो जो है वो आपका के वेणुगोपाल था, उस टाइम पे था यही थे 2018 में। संविधान के किस आर्टिकल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया, तो संविधान के किस आर्टिकल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया, तो आपका वो जो है वो आपका है अटॉर्नी आर्टिकल 148 में। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो आपका कौन है जी, तो आपका वो जो है वो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू उस समय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया, तो संविधान के किस भाग में महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी उतना देर से मैं आपको मुंह फाड़ फाड़ के यही तो बता रहा हूँ कि वो जो है वो आपका आर्टिकल भाग नंबर 5 में। एक काम करते हैं, इसको जो है वो टिक कर देते हैं, टिक कर दे, रहने दीजिए, किसी को फायदा होगा। उसके बाद में अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान न्यायवादी पद की व्यवस्था, तो पद की व्यवस्था आपका है 176 में, मैंने आपको अभी बताया। फिर से रिवीजन करता हूँ, भारत के महान न्यायवादी कब तक पद धारण करता, तो कब तक पद धारण करता, तब कहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महान न्यायवादी के प्रति माह वेतन जो है वो कितना है, तब कहेंगे 2.5 लाख है, यानी कि कह सकते हैं उसको जो उस टाइम जो था वो आपका 90,000 पहले हुआ करता था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो महान न्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो आपका क्या जाता है, आपको पता होगा 76 सप्लोज 1 के द्वारा किया जाता है। एक गैर सदस्य के रूप में सांसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता, तो वो जो ले सकता है वो आपका अटॉर्नी जनरल ही ले सकता। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है, तो वो संसद का अधिकार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका, तो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था वो महान न्यायवादी होती है। महान न्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है जी, आप यहाँ बिल्कुल ही आराम से देख सकते हैं।
भारत का नागरिक हो तो होना चाहिए, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में काम करने का 10 वर्ष का अनुभव हो। तो कौन सा पूछ रहा है, कौन सा असत्य है? वह भारत का नागरिक हो, महान्यायवादी हो, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसे उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के रूप में काम करने का 10 वर्षों का अनुभव हो, किसी उच्च न्यायालय में बकाला 10 वर्षों तक किया हो, राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तहत जो है वो उसको जो है वो 10 साल का जो है वो योग्यता का क्या होना चाहिए, योग्यता का 10 साल के लिए उसको क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 वर्ष का उसका जो निकाट है वो उच्च न्यायालय नहीं बल्कि हाई कोर्ट। भारत का नागरिक हो और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में काम करने का 10 वर्ष का अनुभव हो, किसी उच्च न्यायालय में अच्छा उच्च न्यायालय में जो है यहाँ पे गलती लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों के पद पर वो काम करेंगे वो करेंगे जाकर के 5 वर्ष करने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो कितना वर्ष होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि वो जो होती है वो कोई निर्धारित नहीं होती है, वो बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहती है। भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं, तो भारत के प्रथम न्यायवादी कौन थे? तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि शीतल वाड़ है। कौन है? शीतल वाड़ है। आगे भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो है वो कौन है? तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो है वो आपका है के वेणुगोपाल है। भारत के किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे छोटा है? तो भारत के किस महान्यायवादी का कार्यकाल जो है वो सबसे छोटा है? तो आप कहेंगे वो जो है वो आपका सोरेबजी का। भारत के किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे बड़ा रहा? तो सबसे बड़ा जो रहने वाला है वो आपका है एसी शीतल वाड़ का। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता था? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो करता है भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने कौन देता है? तो वो कौन देता है? आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल ही देता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परमा परमा परम 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 परमोत्सर्ग नेता, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है, तो वो कौन है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यपालिकाओं में भाग भाग ले सकता है किंतु मत नहीं डाल सकता? तो वो आपका राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो आपका वो जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल का ही ऐसा काम है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं? तो ये किसको है? तो आपको पता होगा कि ये जो है वो आपका अटॉर्नी जनरल का ही है। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना कर्तव्य रख सकता है? तो कौन रख सकता है? तो आप कहेंगे वो जो है वो रख सकता है या नहीं रहेगा? बिल्कुल ही रख सकता। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो संसद को किसको हटाने का अधिकार नहीं है? तो आप कहेंगे भारत का महान्यायवादी। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की शक्ति, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा का उल्लेख मिलता है? तो किस आर्टिकल में मिलता है? तो आप कहेंगे 105 में मिलता है।
भारत के महान न्यायवादी कब तक पद धारण करता, तो कब तक धारण करता, तब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर राष्ट्रपति जब तक चाहे। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो आप कहेंगे कि वह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी, तो सही है। उसे भारत के समस्त नागरिकों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार ये भी है। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। उसे संसद के कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका हो जाएगा, उसके बाद में आपका हो जाएगा 25। राष्ट्रपति महान न्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है जो 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 इनमें से नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है, तो आपका वो जो है वो आपका भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित है। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर न्यायालय न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करना, ये भी सही है। संविधान के किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृतियों का निरहित करना, ये नहीं है। तो आपका हो जाएगा 25 के डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो आप कहेंगे कि वो जो है वो आपका उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने समय मतदान का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर है भारत के महान न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपका विचार करिए। तो कौन हो जाएगा, तो आपका वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे संसद के किसी भी एक सदन का बिल्कुल भी नहीं, संसद द्वारा महाभियोग लगाना बिल्कुल भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चक्कर के 1 और 2, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होनी चाहिए, बिल्कुल भी सही हो जाएगा, वो मैंने आपको ऐसे ही बोला था। तो यहाँ पे जो है वो हमारे जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इसके बाद जो है आपको पॉलिटी के कौन सी टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। और अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से।